हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था मध्य प्रदेश के राज्यपाल। उसमें आज हम देखेंगे राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां। राज्यपाल के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके पहले का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों की। तो राज्यपाल जो होता है वो किसी भी स्टेट का एक कार्यकारी प्रमुख होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ठीक है, वह राज्य में वैसा ही व्यक्ति है जैसा कि केंद्र में यूनियन में राष्ट्रपति होता है। तो राज्यपाल की शक्तियां और राष्ट्रपति की शक्तियां मोर और लेस सिमिलर हैं। ठीक है, जो शक्तियां राष्ट्रपति को केंद्र में मिली हैं वही शक्तियां राज्यपाल को राज्य में मिली हुई हैं। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यकारी शक्तियों की, जिन्हें हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। उसके बाद हम देखेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियां यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स, फिर वित्तीय शक्तियां यानी फाइनेंशियल पावर्स, उसके बाद न्यायिक शक्तियां जुडिशियल पावर्स, और स्वविवेकाधिकार की शक्तियां या सेल्फ डिस्क्रिशनरी पावर। तो इन शक्तियों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इन शब्दावलियों को, टर्मिनोलॉजीज को, कि कार्यकारी शक्तियां किससे संबंधित हैं। जब कभी भी हम कार्यकारी शक्तियों की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स की, तो ये वे शक्तियां होती हैं जो किसी भी राज्य के जो कार्यपालिका है उससे संबंधित शक्तियां हैं, उसका राज्य के प्रशासन से संबंधित शक्तियां। ठीक है, और वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होती है और उनका जो रिमूवल होता है, ये सारी पावर्स राज्यपाल के पास हैं। उन शक्तियों को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। फिर बात करते हैं विधायी शक्तियों की, लेजिस्लेटिव पावर्स की। लेजिस्लेटिव, ये जो वर्ड है लेजिस्लेचर, जहां पर हम विधानसभा या विधान परिषद की बात करते हैं या लॉ मेकिंग बॉडी की बात करते हैं। तो ऐसी शक्तियां जो लॉ मेकिंग से रिलेटेड हैं, विधानसभा या विधान परिषद से रिलेटेड हैं, वे शक्तियां कहलाती हैं विधायी शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, राज्य में जो वित्तीय लेन देन होता है या वित्त से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित जो राज्यपाल की शक्तियां हैं वो कहलाती हैं फाइनेंशियल पावर्स या वित्तीय शक्तियां। फिर आता है न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। राज्यपाल जो होता है राज्य में जितने भी जिलाधीश होते हैं उन जिलाधीशों की नियुक्ति करता है। इवन जो मुख्य उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह भी लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर न्यायिक शक्तियां आती हैं। और लास्ट है स्वविवेकाधिकार की शक्तियां, सेल्फ डिस्क्रिशनरी पावर, जिसमें राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर स्वयं निर्णय लेता है, इसे हम बोलते हैं सेल्फ डिस्क्रिशनरी पावर। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यकारी शक्तियों की। तो देखिए, कार्यकारी शक्तियों के बारे में हमने पहले ही बात किया कि जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उन एग्जीक्यूटिव्स का अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उनका रिमूवल की जो प्रोसेस होती है, रिमूवल जो होता है वो भी राज्यपाल के द्वारा होता है। तो कौन कौन से एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जो राज्यपाल के द्वारा एंजॉय की जाती हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो राज्यपाल के कार्यकारी शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो राज्यपाल है हर एक राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। जैसा कि राज्यों में राज्यपाल होता है वैसे ही जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे उसमें आपका राज्य उपराज्यपाल, जिसे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल बोलते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें आपका एनसीआर दिल्ली भी आता है उसमें उपराज्यपाल की पोस्ट होती है। ठीक है, तो ये सारी शक्तियां भी वहां पर कार्यकारी प्रमुख के रूप में ये उपराज्यपाल और राज्यपाल एंजॉय करते हैं। राज्यपाल जो होता है हर एक राज्य की में जितनी भी यूनिवर्सिटीज पाई जाती हैं उन यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है, कुलाधिपति होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो एक तो यही है कि राज्यपाल समस्त यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, यूनिवर्सिटी में जितने भी टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है, ये सारी प्रोसेस राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, दूसरा इसके बाद हम देखते हैं कि राज्यपाल जब अनुच्छेद 159 के आधार पर शपथ लेता है तो सबसे प्रमुख काम उसका यही होता है कि वो संविधान की रक्षा करे। ठीक है, अपने उसके जो दायित्व निर्धारित किए गए उन दायित्वों का
ईमानदारी से पालन करे, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिल्कुल ईमानदारी से निष्पक्षता पूर्वक करे। तो यानी कि पहला जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की और संविधान में निहित जो हमारी मूल भावनाएं हैं उनकी संरक्षा करना, उनका संरक्षण करना। फिर दूसरा हम देखते हैं कार्यकारी प्रमुख में, किसी भी राज्य में जो सबसे प्रमुख कार्यकारी हेड होता है वह कहलाता है आपका मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद, उसकी सदस्यों की नियुक्ति करता है। उनकी नियुक्ति के अलावा यहाँ पर उनके पदों को की देखरेख का काम भी राज्यपाल के सानिध्य में ही होता है, यानी कि राज्यपाल क्या है, इन एग्जीक्यूटिव्स का हेड हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि राज्यपाल जो है किसी भी राज्य में पाए जाने वाले एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, जिसे हम बोलते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति का जो प्रोविजन है अनुच्छेद 165 में आपको मिलेगा। आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल के अपॉइंटमेंट की बात कही गई है। जैसा कि देश में हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे ही राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल होता है। तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। एडवोकेट जनरल के अलावा जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके जो प्रमुख हैं और उनके प्रमुखों के अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं जो राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसके सदस्यों की भी नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। आगे हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। हम देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों में राज्यपाल जो होता है, ठीक है, वो किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये जो राज्यपाल की शक्तियाँ हैं ये केवल फॉर्मल होती हैं। फॉर्मल इन द सेंस कि राज्यपाल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी रिकमेंडेशन पर ही इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वह अपनी इच्छा अनुसार कभी भी विधानसभा को भंग करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। इसके लिए केवल क्या है, मात्र फॉर्मल पावर्स राज्यपाल के हाथों में दी गई हैं। इसके अलावा जब कभी भी स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस की जो पहली बैठक होती है, उस फर्स्ट सेशन को एड्रेस करने का काम भी कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। विधानसभा के द्वारा या विधान परिषद जहां होती हैं उनके द्वारा जो बनाए गए कानून हैं, उनके द्वारा बनाया गया जो बिल है, वह बिल कानून तभी बनता है जब राज्यपाल उसका अनुमोदन करता है। यानी कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता है। तो इसलिए कानून बनने के लिए राज्यपाल के स्वीकृत का होना अति आवश्यक है। इसके अलावा राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर विधानसभा के दो सेशंस के बीच में काफ़ी गैप हो रहा हो या उनकी बैठकें नहीं हो रही हों और राज्यपाल को यह लगता है कि यह अति आवश्यक है कि किसी मुद्दे पर कानून बनाया जाना चाहिए, तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, विधायी शक्तियों का प्रयोग करके अध्यादेश पारित कर सकता है और उस अध्यादेश के थ्रू विधानसभा की बैठक बुलाकर उस मुद्दे पर चर्चा कर सकता है और कानून बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा ऑर्डिनेंस मैक्सिमम आपका 6 वीक तक ही वैलिड होगा। ये ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल के जो अध्यादेश की शक्तियां हैं वो 6 वीक के लिए ही वैलिड हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे राज्यपाल के अध्यादेश की। तो राज्यपाल का जो अध्यादेश की शक्तियां हैं, पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, वो आपका अनुच्छेद 213 में मिलेगा। और प्रेसिडेंट के लिए जो ऑर्डिनेंस की पावर है आप ध्यान रखेंगे, सेम लेटर से 213, इसको आप सीधा कर देंगे 123, यानी कि प्रेसिडेंट की अध्यादेश की शक्तियां अनुच्छेद 123 में और राज्यपाल के अध्यादेश की शक्तियां आपको अनुच्छेद 213 में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। आगे हम देखेंगे न्यायिक शक्तियां। तो हम आते हैं न्यायिक शक्तियों में। न्यायिक शक्तियों के पहले हमने जैसे विधायी शक्तियों के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि विधानसभा में कोई भी बिल
बिना राज्यपाल की अनुमति के पारित नहीं किया जा सकता है, और अगर राज्यपाल चाहे तो उस बिल को वापस भेज सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखने की बात है कि अगर राज्यपाल के पास दोबारा से वही बिल रिटर्न किया जाता है तब वहाँ पर राज्यपाल को अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा, यानी उसे फिर राज्यपाल रोक नहीं सकता, बशर्ते वह बिल धन विधेयक ना हो। धन विधेयक में यहाँ पर राज्यपाल को अपना अनुमोदन देना ही पड़ता है, या आप ये बोल सकते हैं पूर्वानुमति से ही उसको विधेयक के रूप में पारित किया जा सकता है। फिर न्यायिक शक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो न्यायिक शक्तियों में राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के जैसी ही न्यायिक शक्तियां उपलब्ध हैं। यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। राज्यपाल भी लोग क्षमादान कर सकता है, बशर्ते यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है? पहली लिमिटेशन, एक तो मिलिट्री कोड का ऑर्डर ना हो, यानी कि आर्मी के द्वारा दिए गए फैसलों पर राज्यपाल कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि राज्यपाल मृत्युदंड को खत्म नहीं कर सकता है। मृत्युदंड यानी कि कैपिटल पनिशमेंट राज्यपाल खत्म नहीं कर सकता है। इसके अलावा क्षमा को कम कर सकता है, क्षमा के स्वरूप, दंड के स्वरूप को कम कर सकता है, पूरी तरह से क्षमा कर सकता है, ठीक है। लेकिन मिलिट्री कोड और कैपिटल पनिशमेंट को राज्यपाल कम नहीं कर सकता है। फिर इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यह राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। फिर वित्तीय शक्तियों की हम बात करें तो हमने पहले ही बात करी है कि वित्त जो होता है, जो स्टेट का बजट होता है, वह राज्यपाल के पूर्वानुमति के द्वारा ही सदन में प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा भवन में प्रस्तुत किया जाएगा। कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, वो भी राज्यपाल की पूर्वानुमति के बाद ही सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो ये वित्तीय शक्तियाँ हैं। इसके अलावा वित्तीय शक्तियों में हम बात करते हैं जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, राज्य वित्त निगम, राज्य वित्त निगम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। फिर लास्ट है स्वविवेकाधिकार की शक्तियां। राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कम से कम 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, ठीक है। उस 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को कहीं न कहीं से अपने विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना होगा और साथ ही साथ बहुमत यहाँ पर प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा हम देखते हैं राज्यपाल की स्वविवेकाधिकार शक्तियों में कि वह कभी भी विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन हमने पहले ही बात करी विधानसभा को भंग करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अप्रूवल होना जरूरी है। तो इस तरीके से ये राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां हैं जो कहीं ना कहीं राज्यपाल को बहुत मजबूत बनाती हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, वो आगे हम देखेंगे। इसके अलावा जैसे राज्य में जब कभी भी राष्ट्रपति शासन होती है तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। ये भी आप विवेकाधिकार की शक्तियों में शामिल कर सकते हैं। तो ये राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। बाकी जो इसकी लिमिटेशंस है वो आपका एमपीपीएससी या सिविल सर्विसेज के मेंस के लेवल का है, तो वो यहाँ पर हम भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे जब हम एमपीपीएससी की सीरीज लाएंगे उसमें हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।